ठीक है, और इसी से कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। ओके, बारिश आ गई, बढ़िया। चलो खैर, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 47, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर असेसमेंट ईयर 1922, 24 एंड 25। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लोन कब लिया है, 1 जनवरी 2015 को 5 लाख का लोन लिया है और इंटरेस्ट कितना, 12% से। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1/8/2015 को। ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 2020 में, 31 मार्च 2020 को कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है। अब आपने ना बीच में थोड़ा थोड़ा लोन का रीपेमेंट भी करते गए हो आप। 2016 में आपने 1 लाख का रीपेमेंट कर दिया, दैट मीन्स 2016 के बाद में कितना अमाउंट बचेगा लोन का, 4 लाख। 2019 में आपने फिर 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो अब कितना अमाउंट बचेगा 19 के बाद, 3 लाख। फिर 2022 में आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स उसके बाद अभी कितना अमाउंट बचा, 2। और फिर आपने 2023 में 1 लाख का और पेमेंट कर दिया, डन। मतलब आपने रिकरिंग टाइम इंटरवल्स पर आपने अपने लोन का रीपेमेंट कराए। तो जैसे जैसे रीपेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे ये अमाउंट क्या होता जाएगा, आपके प्रिंसिपल में से डिडक्ट होता जाएगा। अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको कब से लेकर के कब तक का लेना है, तो सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन कब से शुरू होता है, बिल्कुल, लोन या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, विच एवर इज लेटर। इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट होगा कब से, 1/8/15 से, और कब तक रहने वाला है, 31 मार्च 2019। क्यों, क्योंकि जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च आपको लेना है। अभी कंस्ट्रक्शन ही 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है, पहले वाला 31 मार्च बोला तो पहले वाला 31 मार्च लोगे। ओके, नाउ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से लेकर के कब तक का आएगा, बिल्कुल, पोस्ट कंस्ट्रक्शन 2020 बोला आपने, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है आपका, मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब से शुरू होएगा, 1/4/19 से, और एंड कब होगा आपके प्रीवियस ईयर 23-24 तक। मतलब आप इधर लोगे 31/4/24, क्योंकि अभी तक पूरा लोन रीपे नहीं हुआ है, आपने पूरा लोन रीपे थोड़े ना करा है। इसे खत्म आप कब करते हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड कब होता है, जब आपका लोन रीपे हो गया होता है, राइट। एक बार नोट्स पे देखो जो चार्ट बनाया था, जब आपका रीपेमेंट हो गया, रीपेमेंट हो गया मतलब आपका लोन खत्म हो गया, जब लोन खत्म हो गया तभी हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म करते हैं, ठीक है ना। एक एक करके पहले इंटरेस्ट निकालें इसका। पहले हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन। डेट्स में किसी को कोई भी डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से या फेस टू फेस स्टूडेंट्स में से? हाँ, लास्ट ईयर पे है ना, 1 लाख बच रहा है, वो आगे चलता रहेगा, अगले साल तक चलता रहेगा, अगले साल से अभी मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन की एंडिंग वाली डेट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होता है, एक बार मुझे पहले नोट्स में से देख करके ये बताओ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब खत्म होता है? रीपेमेंट,
जब आपके लोन का रीपेमेंट हो गया, तो क्या आपका लोन, अभी आप ये जो कंप्यूटेशन कर रहे हो, ये कौन से साल की इनकम की कंप्यूटेशन कर रहे हो? जो हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर कौन सा है हमारे लिए अभी? तो 23-24। हमारा कौन सा साल अभी बीता है? 23-24 वाला, उसकी कंप्यूटेशन कर रहे हैं। क्या 23-24 तक आपने लोन पूरा चुका दिया था क्या? नो, आपने नहीं चुकाया पूरा लोन। 1 लाख अभी भी बच रहा है ना लास्ट में। अभी आगे 24-25 में अगर आप लोन चुका दोगे तो 24-25 में कहानी खत्म। बट अगर नहीं चुकाते हो तो वो 1 लाख तब तक चलता रहेगा जब तक आपने लोन का रीपेमेंट नहीं करा। लेकिन इस ईयर से हमें अभी तो मतलब ही नहीं है ना। आप फ्यूचर का इनकम टैक्स अभी नहीं देते हो, फ्यूचर का इनकम टैक्स फ्यूचर में कंप्यूट करोगे। 24-25 अभी हमारे लिए फ्यूचर है। जैसे अभी 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 24 तक जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं, वो कौन सी रिटर्न फाइल हुई है? उस इनकम की जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में कमाई है। ठीक है, 31 जुलाई 25 को कौन सी रिटर्न फाइल होगी? उस इनकम की जो आप 24-25 में कमाओगे। तो जो 24-25 का इंटरेस्ट होगा वो तो अगले साल की रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। इस साल तो हमें मतलब ही नहीं है उससे। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्यों हमने इधर 31/4/24 लिया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 23-24 है। डन? ओके, अब कंप्यूटेशन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के, प्री कंस्ट्रक्शन की। तो प्री कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका एक एक साल, इधर देखते हैं अपन, यहां पर लिखेंगे ईयर, इधर लिखेंगे अमाउंट, ईयर एंड अमाउंट। ईयर सबसे पहला आएगा 15-16, यहां आप लिख दो मंथ्स। 15-16 में कितने महीने का ब्याज देना है आपको? अगस्त से शुरू करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि कितने महीने का? 8 महीने का। कितने का अमाउंट था? 5 लाख। कितनी रेट थी इंटरेस्ट की? 12%। तो इधर आप इंटरेस्ट निकालिए, 40,000। 8 महीने का क्यों करा वो समझ आया? क्योंकि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हुआ है 1 अगस्त से, तो ब्याज भी 1 अगस्त से ही तो आप कंप्यूट करोगे। आप 15-16 में 8 महीने का ही ब्याज कंप्यूट करोगे। अब अगले साल की बात करते हैं, 16-17। इसमें पूरे 12 महीने का आएगा। हाँ जी, बिल्कुल 12 महीने का आएगा। लेकिन अमाउंट क्या आएगा? 5 लाख या 4 लाख? 4 लाख आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है? 1/4 को रिपेमेंट कर दिया ना। इसका मतलब 16-17 के लिए अमाउंट कितना है? 4 लाख। ठीक है, 12% की रेट, यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना आ गया? 48,000। नेक्स्ट 17-18। 17-18 में तो कोई चेंज ही नहीं है, सेम 4 लाख, 12 महीने, 4 लाख, 12%, 48,000। डन, नो चेंज। नेक्स्ट 18-19। 18-19 तक ही रहेगा ना आपका प्री कंस्ट्रक्शन, तो इधर आ गया आपका 18-19। 19 पे प्री कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। ठीक है, कितना? 12 महीने का, सेम वही 4 लाख, 12% वही अमाउंट, 48,000। टोटल आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है? 1,84,000 सबको टोटल करके। 48 48 48 3, तो 48 इंटू 3 एंड प्लस 40। ओके,
1,84,000 है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी अंकिता? ये जो 1,84,000 है इसकी डिडक्शन मिलेगी कैसे? अभी तक तो घर ही नहीं बना मेरा, मेरा तो घर ही बन करके तैयार नहीं है। तो फिर अब ये अमाउंट की डिडक्शन मैं कहां लूं और कितने अमाउंट की और कैसे लूं? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। कौन से 5 साल में? वो बिल्कुल 5 साल कब से शुरू होंगे? पोस्ट कंस्ट्रक्शन से 5 साल शुरू होंगे। ओके, दैट मीन्स ये जो 1,84,000 है इसको आप करेंगे डिवाइड बाय 5, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितने की आएगी? एक इंस्टॉलमेंट आएगी 36,800। 36,800 हर साल 5 साल तक मिलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ में, पोस्ट के साथ में मिलेगा ये। हाँ हाँ, डिडक्शन मिलेगी, इतना अमाउंट आप माइनस करोगे हर साल सेक्शन 24B में। ओके, चलिए इधर हम पहले एक बार लिख लेते हैं ईयरली डिडक्शन। ईयरली डिडक्शन आपको मिलेगी कितनी? 1,84,000 डिवाइड बाय 5 यानी कि 36,800। डन, 36,800। अब कंप्यूट करेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये तो हमने प्री का कर दिया, डाउट है? बताओ बताओ। क्योंकि रीपे करा है, नहीं फिर कम नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जो रीपेमेंट करा है ना वो 2019 में करा है। दूसरा जो रीपेमेंट करा है वो कब करा है आपने? 2019 में रीपेमेंट करा है। 19 में रीपेमेंट करोगे तो 19 में जाएगी ना बात, वहां आप माइनस करना। अब आप जो अगले साल की कंप्यूटेशन करोगे वो कंप्यूटेशन आप शुरू करोगे कितने से? 1 लाख कम करके। समझ आया? ये था केवल प्री कंस्ट्रक्शन। अब आया पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब से लेकर कब तक का टाइम है? ये है आपका 1/4 से शुरू हो रहा है, 1/4/19 से लेकर के, और ये है आपका 31/3/24 तक का समय। यस हिमांशी। ये क्यों कम होगा? रीपेमेंट आपने बीच में करा ही नहीं है। अमाउंट कम कैसे होता है? प्रिंसिपल का अमाउंट कम कब होगा? जब आप रीपेमेंट करोगे लोन का। ये आप ना अकाउंट्स वाला ब्याज इधर मत लगाओ, आप इधर क्या लगा रहे हो? अकाउंट्स में जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स निकालते हो वो इधर लगा रहे हो। अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों अलग चलता है। इनकम टैक्स में आप ये डिडक्शन का अमाउंट निकालते हो, वेयरएज आप अकाउंट्स के अंदर क्या करते हो? ये इंस्टॉलमेंट इतना, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी, माइनस करो अगले साल का रिमेनिंग अमाउंट पे निकलेगा। वो इधर नहीं होता है, यहां नहीं होता है वो चीज। अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों अलग चलते हैं, ठीक है? ये लेस नहीं होगा, ये लेस तभी होगा जब जब रीपेमेंट होगा आपके इंटरेस्ट का, सॉरी लोन का। जब जब आपके लोन का रीपेमेंट होगा ये तब ही डिडक्ट होगा अमाउंट, अदरवाइज इंटरेस्ट के पेमेंट पे डिडक्ट नहीं होता। इंटरेस्ट के पेमेंट की तो आपको 24B में डिडक्शन मिल जाती है, लोन का अमाउंट वही रहता है। ड्यू टू रीपेमेंट। ओके डन। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू करें, ठीक है? अब अपन स्टार्ट करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो जहां ये खत्म वहीं से क्या शुरू हो जाता है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है? 1920, 2021,
21 22, 22 23 एंड 23 24। कंप्यूट करिए आप, मुझे टोटल इंटरेस्ट बताइए इसका। हाँ, क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ बिल्कुल आपको। ये रहा क्वेश्चन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्यूट करिए। चलिए, पहला ध्यान रहे, आपने 19 में पेमेंट करा है, 22 में करा है, 23 में करा है। ठीक है, 19, 22 और 23 मैं हाईलाइट कर देती हूं एक बार। 19, 22 और 23 ये आपने रिपेमेंट करे। ठीक है, तो सबसे पहला 19-20 के लिए आप ऑलरेडी 1/4/19 को रिपेमेंट कर चुके हो, तो अब इधर अमाउंट कितना हो गया आपका? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट? 12%। इंटरेस्ट आ गया 36,000। ओके, अगले साल में कोई रिपेमेंट हुआ है? नहीं, तो इंटरेस्ट सेम आएगा। अब 22 में आपने रिपेमेंट करा है भाई, 22 में आपने रिपेमेंट करा है ना, लेकिन कब करा है वो देखो। वो रिपेमेंट आपने कब करा है? 1/4/22 को। 1/4/22 मतलब 22-23। तो इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? 22-23 पे आएगा। 21-22 में भी अमाउंट क्या रहेगा? सेम। अब अगले साल अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख का 12%। चॉइस। हाँ, ठीक है। नाउ अब 23 चॉइस की बात करते हैं। तो 23 चॉइस में क्या हुआ है ना, 23-24 के अंदर दो पार्ट्स में कंप्यूटेशन होगी। अप टू 30th जून 23 एंड ये आफ्टर 30th जून। मतलब या फिर आप इधर डेट सीधा लिख दो, 1/7/23 से लेकर के 31/3/24। पेमेंट बीच में हुआ है, ये रीपेमेंट इसने मिड में करा है। ठीक है, समय। हाँ, 22-23 के अंदर 36,000 का ही इंटरेस्ट। अच्छा, 22-23 की बात कर रहे हो, इसमें 24,000 का आएगा, क्योंकि आपने इधर रिपेमेंट कर दिया। देखो आप क्वेश्चन को देखो, आप 1/4/22 को ना आपने रिपेमेंट करा है। ये रहा, आपने 1 लाख रीपे कर दिया। रीपे कर दिया तो उतने से अमाउंट कम हो जाएगा। ओके, इसलिए ये वाला तो 12 महीने के लिए होगा ना, ये तो 1 तारीख को पेमेंट करा है। लास्ट वाले रीपेमेंट में मंथ्स में कंप्यूटेशन होगी। ये तो आपने स्टार्टिंग में ही रीपे कर दिया, तो इसमें तो मंथ्स में कोई कंप्यूटेशन होगी ही नहीं। मंथ्स में कहां जाएगी कंप्यूटेशन? जहां आपने मिड ऑफ द ईयर रीपेमेंट करा है, साल के बीच में आपने रिपेमेंट करा है, तो वहां अलग अलग महीनों के हिसाब से होगा। अभी कैसे होगा इस चीज को समझना। इधर तक तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना चला आ रहा है? 2 लाख। और अप्रैल से लेकर के जून तक महीने कितने आएंगे? अप्रैल से लेकर जून तक, हाँ, अप्रैल मई जून। हाँ, अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीने का ब्याज आपका लगेगा 2 लाख पे, एट द रेट 12%, 3 मंथ्स के लिए। हाँ जी, कितना आएगा इसका? क्या हो गया जयश्री आज? 6,000। हाँ,
कोई नहीं। अभी इधर आएगा आपका कितने पे इंटरेस्ट निकलेगा? अब 1 लाख का पेमेंट अब हो चुका है, तो अब रिमेनिंग कितना है आपका लोन? 1 लाख। 1 लाख पे 12% फॉर 9 मंथ्स, 9,000। एकदम करेक्ट, 9,000। दैट मीन्स लास्ट ईयर में आपका जो टोटल इंटरेस्ट जाएगा वो कितना जाएगा? 6 और 9 15। अब आप टोटल पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, ठीक है, पर उसका कुछ काम नहीं है। कोई मतलब का ही नहीं है टोटल पोस्ट कंस्ट्रक्शन का। अभी इधर देखो, अब इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करना है आपको। आपके ब्याज का मीटर चालू तो पहले ही हो गया था, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन आपको मिलने लगेगी 19-20 से। कैसे कैसे डिडक्शन मिलेगी? 36 तो पोस्ट की प्लस 36,800 प्री की, मतलब टोटल डिडक्शन आपको कितने की मिलेगी? 72,800 की, 72,800 प्लस इधर वही सेम 36,800, इधर भी 36,800। अभी तक 3 ही इंस्टॉलमेंट्स गई है, ये 4 और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट 5वीं। ओके डन। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिल गया। अगर इसके आगे भी इंटरेस्ट पूरा आपने लोन नहीं चुकाया, जो 1 लाख बचा हुआ है, अगर वो 1 लाख अगले साल भी रीपे नहीं हुआ तो केवल पोस्ट एक्विजिशन का इंटरेस्ट चलता रहेगा। 1 लाख पे 12% का ब्याज, 12,000 का ब्याज आपका चलता रहेगा। फिर अब प्री नहीं आएगा, प्री खत्म हो गया। प्री 5 साल तक ही रहता है, फिर प्री खत्म हो जाता। ठीक है डन। इसको मैं, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा आंसर है। थोड़ा बहुत तो डाउट क्लियर हुआ होगा लोन से रिलेटेड, कैसे कंप्यूटेशन करनी है। ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कल समय की कमी थी ना, है ना साक्षी? फिर भी 1 मिनट मैंने छोड़ ही दिया था। अरे रे, हिमांशी का दुख आया। अरे हिमांशी, फेस टू फेस कब आ रहे हो? शायद मंडे। ये मंडे हिमांशी का कभी आता ही नहीं है। बताओ, जयपुर में रहती है ये, लेकिन फिर भी फेस टू फेस ऑनलाइन क्लास ले रही है। फेस टू फेस आओ, जरा वाइब बनाओ, है ना? चलिए ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की थोड़े से अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में क्या बोलता है कि सबसे पहला तो जो डिडक्शन है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की, वो आपको अक्रूवल बेसिस पे मिल जाती है। दैट मीन्स ड्यू बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपने अगर लोन का पेमेंट नहीं भी करा ना तो भी चलेगा, सॉरी, इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आपने नहीं भी करा तो भी चलेगा, ड्यू बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कोई एक डिडक्शन ऐसी थी हाउस प्रॉपर्टी में जो ड्यू बेसिस पर तो कतई नहीं मिलती। हाँ जी सुमित, कौन सी थी? हाँ, ड्यू बेसिस पे नहीं मिलती, कतई नहीं मिलेगी, एकदम 100% नो, एट फेस। ड्यू बेसिस पे कभी डिडक्शन नहीं मिलेगी उसके। भावनाओं को कंट्रोल करिए मोहित। लक्ष्य जी, याद है? नूपुर। अरे ऐसे कैसे करते हो? थोड़ा हिंट क्या दूं शविका? पढ़ नहीं रहे हो मतलब अभी भी? हाँ जी, अब मोहित बताएंगे। म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन
केवल और केवल पेमेंट बेसिस पे मिलेगी, ड्यू बेसिस पर कभी भी नहीं मिलती है जीवन में। पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल, ये सवाल एक्चुअली कल ही पूछा है मैंने, कल भी दोबारा पूछा था म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। प्लीज थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। मानते हैं कि जून में एग्जाम है, लेकिन फिर भी जून यूं आ जाएगा, यूं। हाँ, आ गया ना दिसंबर, एग्जैक्टली पता भी नहीं लगेगा कब जून आ गया। डीटी से नहीं बन रही, हाय। डिडक्शन मिलती है अक्रूअल यानी कि ड्यू बेसिस पर। डन, पहला पॉइंट तो ये, इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पर भी मिल जाएगी, कोई समस्याजनक इसमें बात नहीं है। अच्छा, मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए मैंने एक और लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट मुझे अलाउ होगा क्या? वही मैंने क्या करा, देखो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या करा। मैं बड़ी चिंदी चोर हूँ। मैंने क्या करा मैंने क्या करा मैंने क्या करा ऐसा, ये एक इंटरेस्ट ले रखा है। चलो, ये हमारे मोहित जी हैं, ठीक है, ये मोहित हैं। वैसे तो ये सुनार है, कर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स रहे, पर ये साथ साथ में अपना साइड बिजनेस भी चालू रखते हैं। भूलते नहीं है ये अपने। ओए राम राम, शिव शिव शिव, नहीं नहीं, दहेज के सख्त खिलाफ है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का पेमेंट मैंने नहीं करा, मेरे पास पैसे नहीं है मान लेते हैं। इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए मैंने क्या लिया? लोन। उस लोन का इंटरेस्ट मैं चाहती हूं कि मुझे इनकम टैक्स वाले अलाउ करें। बोलेंगे दो चांटे खाओगे? अरे तुम ऑलरेडी ब्याज है वो तुमने पे नहीं करा, ब्याज को पे करने के लिए लोन ले रहे हो और उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन चाहते हो। वाह भाई वाह, गजब फूफा हो रहे हो तुम तो, हैं? गजब फूफा हो रहे हो। मतलब एक तो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा, यहां तक इनकम टैक्स वाले चुप थे, नहीं करा कोई बात नहीं, डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपने एक और लोन लिया और अब चाहते हो कि उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको मिल जाए, उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको मिल जाए, तो ऐसी डिडक्शन नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं दी जाती है, ठीक है। फिर इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझना, आज जैसे ये इधर ये भी मोहित ही है, ठीक है। मोहित, ये रहे मोहित ने, ये शविका है, शविका काम करती है शविका काम करती है शविका कोई बढ़िया बैंक बताओ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। HDFC, कोई बात नहीं, अब HDFC, शविका HDFC बैंक में काम करती है। मोहित ने शविका से होम लोन लिया, दोस्त है ना भाई, तो होम लोन, ठीक है। ये भाई दोस्ती के नाते सही सजेशन देगी। अभी देखते हैं शविका ने क्या किया। होम लोन लिया ऐसा, तो कितना परसेंट पे? सपोज 9% पर एनम पे होम लोन लिया। इधर हमारे भोले भाले से लक्ष्य जी, ये लक्ष्य बोलता है तुम गलत फंस गए भाई मोहित। लक्ष्य काम करता है से फॉर एग्जांपल SBI बैंक के अंदर, सरकारी नौकरी है लक्ष्य की, ठीक है। SBI बैंक में काम करता है। दोनों एक दिन यूं ही मिले और लक्ष्य ने मोहित को बताया कि भाई हमारे बैंक वाले जो होम लोन है ना वो देते हैं कितने परसेंट पर? 8.5% पर। मोहित, शविका तो लूट ली मेरे को 9% इंटरेस्ट पे, और जबकि लक्ष्य का बैंक क्या दे रहा है? 8.5% पर। तो मोहित शविका को कॉल करेगा, भैया रहने दो,
अब तुम्हारे बैंक से मुझे नहीं रिश्ता रखना है, मोहित क्या करेगा, एसबीआई से लोन लेगा। एसबीआई से क्या लिया उसने, लोन लिया। इस लोन से इसने एचडीएफसी वाला लोन चुकता कर दिया, चुका दिया, एचडीएफसी फ्री, चलो जाओ टाटा बाय बाय। एचडीएफसी को क्या कर दिया इसने, टाटा बाय बाय। अब इसका एक और लोन चल रहा है, कहां, एसबीआई के अंदर लोन चल रहा है। इस लोन का जो ब्याज होगा ना, वो आपको 24B में अलाउ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर्पस तो हाउस प्रॉपर्टी ही है ना। आपने ये लोन किस लिए लिया, हाउस प्रॉपर्टी के लोन को चुकाने के लिए। हाउस प्रॉपर्टी के एक एग्जिस्टिंग लोन को चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन लिया, तो ये लोन तो खत्म हो गया, ये जो दूसरा लोन शुरू हुआ है इसके इंटरेस्ट की रिडक्शन अब आपको मिल जाएगी 24B में। मतलब नॉर्मल काम चलता रहेगा जैसा पहले चल रहा था, बस बैंक बदल गया, इंटरेस्ट की रेट बदल गई, दैट्स इट। समझ आया एवरीबॉडी? ओके, यही दो मेन पॉइंट्स थे इसके अंदर। पहला वाला पॉइंट यही बोल रहा है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन फ्रेश लोन टू रीपे ओरिजिनल लोन इज ऑल्सो एडमिसिबल एज डिडक्शन। जो आपने नया लोन लिया है पुराने लोन को रीपे करने के लिए, उसका इंटरेस्ट क्या होएगा, आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने कर ही लिया। डिडक्शन कौन से बेसिस पे मिलती है आपको, अक्रूवल बेसिस पे मिलती है। तीसरा भी हो गया, अनपेड इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है। चौथा, लोन अरेंज करने के लिए सपोज मोहित कह रहा है कि शविका ने तो मुझसे 0.1% का कमीशन लिया था, है ना, बेचारे लक्ष्य ने तो वो भी नहीं लिया। शविका ने क्या लिया, 0.1% का कमीशन लिया, बोला भाला है ना लक्ष्य। शविका बोलेगी मैंने क्या बिगाड़ा है, नहीं नहीं, ठीक है। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन। आपने किसी को ब्रोकरेज या कमीशन दिया है, क्योंकि देते हैं बैंक के एजेंट्स, क्या बोलते हैं आपको वो बैंक वाले, कि आपका लोन पास करवा देंगे, इतना कमीशन लगेगा, लोन का कुछ परसेंटेज वो आपसे कमीशन मांगते हैं। वो ऐसा आपको उस टाइम पे श्योरिटी देते हैं कि अरे पक्का पक्का आपका लोन हो जाएगा, बस इतना आपको कमीशन देना पड़ेगा, तो 100% है। अगर कमीशन नहीं देते हो तब भी आपकी फाइल तो लगाई जाएगी, लेकिन वो लोन पास हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, रिजेक्ट भी हो सकती है आपकी एप्लीकेशन। बट अगर आप उसको कमीशन देते हो तो बहुत हद तक चांसेस होता है, 99.99% कि आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि कमीशन ही इतना मांगता है वो, तो काम कर ही देता है वो। हाँ जी, डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिलेगी, ड्यू हो गया, पे नहीं करा, फिर भी रिडक्शन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब इसको समझना, देखो ये क्या कह रहा है। आज अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है, ये फिर से मोहित ने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, और ये फिर से शविका चली गई यूएस, ठीक है। तो ये शविका को जो पेमेंट करेगा ना, वो क्या करना है, इसको टीडीएस काट करके करना है। मतलब अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो आउटसाइड इंडिया, तो आपको क्या डिडक्ट करना है उस पेमेंट पे, पहले टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर नहीं करा तो उस खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। टीडीएस कौन काटता है, पेमेंट करने वाला। मोहित को शविका को पैसे देने, खर्चा किसका है, मोहित का। आप ही टीडीएस काट करके सरकार को जमा करवाओगे, आप ही की जिम्मेदारी है, शविका की नहीं है, वो तो परदेसी है। इसका टैक्स आप जमा करवाओगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां इनकम हुई वहीं दर दबोचो। ये तो बाहर है, नहीं किया तो पेनल्टी इंटरेस्ट दो, ऐसा, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्जेबल आउटसाइड इंडिया
नॉट बी डिडक्टेड, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो, shall not be allowed as deduction if TDS is not deducted. डन, पांचों पॉइंट्स क्लियर एकदम। ये हमारा 95% हाउस प्रॉपर्टी समाप्त। अब बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स बच रहे हैं जिनको हम अभी ही कर लेते हैं, और फिर कल की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। ऐसे ही होते हैं, देखो डीटी में क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो जब आपको सारे प्रोविजंस आते हैं। एक प्रोविजन उसका क्वेश्चन, एक प्रोविजन उसका क्वेश्चन, ये होता है लेकिन हर केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो मॉड्यूल में रहेंगे वो रहेंगे एक साथ। उसमें कोई अलग प्रोविजन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा पहले प्रोविजन, पहले लॉ जान ले और फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके, अभी अनरियलाइज रेंट याद है सबको? टेनेंट आपका रेंट खा करके भाग गया था। अभी उसका मन थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नहीं यार, इस गरीब आदमी का पैसा दे दो। मान लो ये मोहित है ना, मेरा रेंट खा करके भाग गया। ये मोहित है, मोहित जो है वो टेनेंट है और मैं लैंडलॉर्ड हूं। मोहित ने बोला मैम रोज रोज इतना दूर से आना पड़ता है मेरे को ना, आप इधर ही रहते हो सी स्कीम में, तो आपके घर पर ही ना एक रूम दे दो किराए पर। ठीक है, मैंने कि चलो स्टूडेंट है अपना, कोई बात नहीं। अब ये स्टूडेंट तो क्या करा, इंटरमीडिएट होते ही ले ओ भाई जून 25 का एग्जाम दिया और ये तो रफू चक्कर हो गया। और कितना, इसने 5 महीने का मेरा रेंट नहीं पे करा, 5 महीने का रेंट का पेमेंट नहीं करा। ऐसा रेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनरियलाइज रेंट। लेकिन फिर मोहित को याद आया फाइनल भी तो करनी है। हाँ, मोहित को फिर याद आया अरे अभी तो इंटर्नशिप है, फाइनल है, अभी नहीं। तो मोहित ने सोचा चलो एक बार वापस पूछते हैं, किराए पर कमरा दे दो ना। अरे पहले 5 महीने का रेंट तो दे। तो ये 5 महीने का रेंट जेब में साथ लेकर के आया है, क्योंकि इसको तो पता था ना कि ये खा करके भाग गया था। तो ये वो 5 महीने का रेंट लाया है, तो अब मेरे लिए वो क्या हो गया, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी। अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो गई वो। ऐसा ही एक होता है अरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट भी मैंने पहले समझाया था, स्कूल के एग्जाम्पल से, अभी वापस बता देती हूँ। ये एक स्कूल, ठीक है। अब इस स्कूल का रेंट ना, सपोज अभी आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने स्कूल अथॉरिटीज को बोला कि हम आपका रेंट 2000 पर मंथ से बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और ये जो 2000 का रेंट बढ़ा रहे हैं ना, ये कब से बढ़ाएंगे, ये हम आपका बढ़ाएंगे 21-22 से, मतलब 21-22, 22-23, और अब ये 23-24 तो है ही। दैट मीन्स आपको 2 साल का हमें इंक्रीज्ड रेंट और देना है। ऐसा स्कूल अथॉरिटीज इतनी आसानी से मान जाएगी क्या? नहीं, बात ऑफ कोर्स कोर्ट में जाएगी। कोर्ट का जब डिसीजन आएगा, सपोज कोर्ट का डिसीजन आ गया मेरे फेवर में, तो ठीक है, दैट मीन्स स्कूल मुझे क्या करेगा, रेंट का पेमेंट करेगा। ऐसे रेंट को बोलते हैं अरियर ऑफ रेंट। पूरे इनकम टैक्स में अरियर वर्ड का मतलब ही यही होता है, वो अमाउंट जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया गया है। आपको नहीं पता था कि ऐसा कोई अमाउंट बढ़ने वाला है, ठीक है, तो ऐसे अमाउंट के डूबने के भी काफी चांसेस होते हैं। कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है सब कुछ, क्या डिसीजन आएगा। तो अरियर ऑफ रेंट मतलब वो रेंट जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या करा है, चेंज करा है। मतलब एक तरीके से तो आपका डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, दोनों वही अमाउंट है, अनरियलाइज भी वही है और अरियर भी वही है। डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, ऐसा पैसा जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी वो वापस आ गया। तो सेम ट्रीटमेंट होगा, 70% अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, और 30% क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल। क्यों करते हैं 30% डिडक्ट, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे ना हर जगह, तो बोले यहां पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं 30% की, 70% क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। पहले इस अमाउंट में से स्टैंडर्ड नहीं मिली होगी ना, क्योंकि अमाउंट ही नहीं मिला था। अमाउंट अब मिला है, तो अब वो जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं ना, वो भी रख लो।
बिल्कुल। सपोज अनरियलाइज रेंट आपको मिला है 20,000 का, इसमें से आप 30% काटो और बचा हुआ 70% क्या हो जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, बस इतना सा ट्रीटमेंट करना है और कुछ नहीं ट्रीटमेंट करना, सेम ट्रीटमेंट। 70 और 30 दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है। 70% टैक्सेबल, 30%, हाँ 30% डिडक्शन। डिडक्टेबल का मतलब होता है डिडक्शन। ओके, हाँ 26 में कुछ है ही नहीं। डन। अभी को ओन प्रॉपर्टी, सपोज एक प्रॉपर्टी है जो रितिका ने और जयश्री ने मिलकर के खरीदी है, ठीक है। अब दोनों ने ही उसे रेंट पे चढ़ा रखा है। अब उस प्रॉपर्टी का जो किराया आ रहा है, जेन्युइन सी बात है, कॉमन सेंस क्या कहता है, ऐसी प्रॉपर्टी का जो किराया है वो दोनों में बांट दो। इनकम टैक्स भी यही कहता है। बस जो को ओन प्रॉपर्टी है ना, 2 या 3 जनों ने मिलकर के कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी हुई है, तो उसका आप एज यूजुअल कंप्यूटेशन करो। और लास्ट में सपोज उस घर में 40% शेयर रितिका का है एंड 60% शेयर जयश्री का है, तो 40-60 में आप वो इनकम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जिसका जितना हिस्सा उतने में इनकम मान ली जाएगी। हाँ, रितिका अपनी रिटर्न फाइल करेगी, जयश्री अपनी रिटर्न फाइल करेगी। इसकी रिटर्न में 40% इनकम आएगी, इसकी में 60% इनकम आएगी। ओके, डन। सब यही बात बोलते हैं। ये रूल 4 की बात थी। रूल 4 लास्ट में करेंगे, रुक जाओ। रूल 4 बोलते किसको है, ठीक है। एक बार एक रिमेनिंग सारे सेक्शन कर रहे हैं पहले। अभी कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है कि सपोज आप में से अगर कोई फ्लैट में रहता है ना, तो फ्लैट के साथ साथ में, मतलब आप जो बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग में केवल आपको रहने के लिए थोड़े ना दिया जाता है, अदर फैसिलिटीज भी तो होती हैं। आपको लिफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, आपको सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ होते हैं सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स भी होते हैं। सेमी फर्निश्ड होते हैं ना फ्लैट्स, कि भाई आपको बेड वगैरह अवेलेबल होगा या किचन के अंदर कुछ सामान अवेलेबल होगा, ऐसा करके। इन सब का जो रेंट है वो बिल्डिंग के रेंट में इंक्लूडेड है। इसे बोलते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट वर्ड का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, ठीक है। व्हेन रेंट इज रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग। पर हम तो हाउस प्रॉपर्टी में केवल किसका रेंट लेते हैं, बिल्डिंग का। हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक आपने कहीं फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड की बात करी क्या, नहीं। तो यहां पर अब आपको ट्रीटमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे, अगर आप रेंट अलग अलग कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अगर रेंट सेपरेबल है, मतलब आप बता सकते हो कि बिल्डिंग का किराया इतना है और ये जो अदर फैसिलिटीज है ना, इनका किराया इतना है, अलग अलग कर सकते हो, तब तो ये जाएगा, जो अदर अमाउंट है वो किस में जाएगा, पीजीबीपी या फिर आईएफओएस में। इफ लेटिंग आउट इज सेपरेबल, ठीक है। और अगर लेटिंग आउट इनसेपरेबल है, एक सेकेंड, ठीक है। इफ लेटिंग आउट इज सेपरेबल और इन, नहीं नहीं, अगर आप अलग अलग कर सकते हो ना, अगर सेपरेबल है, ये मिक्स हो गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। अगर सेपरेट कर सकते हो तो बिल्डिंग वाला रेंट आईएफ एचपी में जाता है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, और बचा हुआ अदर सोर्सेज या पीजीवीपी में। इधर समझना, मैं साइड में बता देती हूँ आपको। इधर ये हुआ हमारा कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट, आप रेंट को अलग अलग कर सकते हो क्या, क्या रेंट सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है तो जितना बिल्डिंग से रिलेट करता है वो तो ऑफ कोर्स कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और अदर्स का जो रेंट है वो कहां जाएगा, पीजीबीपी में, ठीक है। अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते हो
तो आपका पूरा का पूरा रेंट कहां जाएगा, पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेस के अंदर, पूरा रेंट। पैसे हम ऐसा मानते हैं कि इसमें जो फैसिलिटीज की रेंट है ना वो ज्यादा है, तो आप सीधा पीजीबी में चले जाओ। हाउस प्रॉपर्टीज में डिडक्शंस कितनी मिलती है ना, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन, हाँ हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन ज्यादा मिल गई, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में डिडक्शन इतनी नहीं मिलती है। तो सरकार के फायदे की बात है इधर, आपके फायदे की नहीं है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी केवल कंपोजिट रेंट की कहानी खत्म हुई है। ठीक है, डीम डोनर एक बार बस रीडिंग लगा करके आए, कल फिर हम इसका निपटारा ही कर देंगे। हाँ, ओनर मान लिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपके स्पाउस, आपका माइनर चाइल्ड, ठीक है, इम्पार्टेबल एस्टेट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इन सब पे डिस्कशन होएगा। ओके, हाउस प्रॉपर्टी वैसे तो खत्म हो चुकी है एग्जाम पर्पस वाली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है ना वो, डीम्ड ओनरशिप एग्जाम में नहीं आता। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।